हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो बचा हुआ पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी लाइफ साइंस का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमने डाल रखा है चैनल पे, लेकिन लास्ट वाला जो पोर्शन है यूनिट 5 उसका कुछ पोर्शंस लेफ्ट है, उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो भाई कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से। ओके, इसके बाद शायद एक दो चैप्टर और होगा इसमें, और ये चैप्टर हमारा यानी कि यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा और लाइफ साइंस का पूरा सिलेबस आपको कॉन्सेप्टर चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोगों को जो इसमें समझना है दैट इज व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन कहते हैं किसको है, तभी हम लोगों को आगे समझ आएगा चीज। एक बात ध्यान रखें, इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारा कहीं ना कहीं हमें पहले से पता है, राइट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो वापस से हमें याद आ जाए। तो पोल्यूशन किस चीज को कहते हैं वो समझिए आप। देखिए एक टर्म है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर किस चीज को कहते हैं थोड़ा सा ये समझिए। अगर आप अच्छे से चारों तरफ अपने देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपके आसपास एयर है, यानी कि आसमान आप देख रहे हो, वहां पे अलग अलग गैसेस है और एयर है। ओके, उसके बाद एक लैंड है जिस पे आप रह रहे हो, यानी कि जमीन है, और तीसरा चीज आप देखोगे तो वाटर है, यानी कि पानी है। ठीक है, मोस्टली ये तीन चीज है जिससे मिलकर पूरा का पूरा अर्थ आपको दिख रहा है कि बना है। एयर वाले जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यानी कि जो आपके आकाश आसमान में जो दिख रहा है, आप जब नजर उठा रहे हो तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, उसके बाद जिस लैंड पे हम लोग रह रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर। ओके, एंड जो वाटर बॉडीज है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर। और जब ये तीनों चीज मिल जाता है तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? याद रखना ये चीज कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर किसको कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। तो इसी बायोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे पोल्यूशन किस चीज को कहेंगे वो थोड़ा समझिए। तो बायोस्फीयर में जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी चीज अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस है, उस गैसेस का जो परसेंटेज है, यानी कोई गैस जो है वो आपका 70% अवेलेबल है, कुछ गैसेस ऐसा है जो कि 2% है, कोई गैसेस ऐसे है जो कि 0.5% है। तो सबका कुछ ना कुछ एक नेचुरल कह सकते हो आप अमाउंट में प्रेजेंट है ऑलरेडी। ओके, अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ होता है, यानी कि उसके अमाउंट में या उसके कॉम्पोजिशन में कुछ घटना या फिर कुछ बढ़ना अगर होता है जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और हमारे इन्वायरमेंट पे गलत असर पड़ रहा है, उस चीज को हम लोग कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज जिसके कारण, यानी कि आपका अगर मैं बोलूं पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, तो कोई भी ऐसा चेंज हमारे बायोस्फीयर में जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट को सफर करना पड़े, उसको हम लोग कहेंगे पोल्यूशन। अब यहाँ पे पोल्यूशन से एक टर्म है पोल्यूटेंट, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पोल्यूटेंट किसको कहेंगे? तो जो भी मटेरियल जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं। ओके ओके, तो पोल्यूशन हमें समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग जानना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहले हमारा है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसको कहेंगे? तो जो हमारा एयर है, हमारा जो आप देख रहे हो आसमान, वहां पे पूरा चारों तरफ हर जगह पे एयर है, आप जहां बैठ करो आसपास चारों तरफ है। ओके, तो इस एयर के कंपोजिशन में अगर कुछ चेंजेस हो जाता है, ओके, इस एयर के कंपोजिशन में कुछ चेंजेस अगर हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में अगर कुछ चेंजेस आ जाता है, तो वो जो चेंज आया अगर उसके कारण ह्यूमन बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही इंक्लूडेड नहीं है, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूडेड है, एज वेल एज हमारा पूरा इन्वायरमेंट इंक्लूडेड है। तो किसी भी चीज में अगर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको एयर पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ पे बढ़िया नहीं है, ये खराब है एयर पोल्यूशन। काउ समझते हैं यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक मेजर रीजन है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है भाई? तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस है जो कि क्या करते हैं कि इन्फ्रारेड रेज को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्व करने के बाद ये चीज मैंने आप लोगों को कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट फिजिकल साइंस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगेन इसको एक बार समझाता हूं यहाँ पे। तो होता क्या कि ये गैसेस जो है वो हमारे अर्थ से जो रेडिएशन वापिस जाने वाला था, जो हीट वापिस जाने वाला था, उसको वापिस नहीं जाने देता है। और क्या करता है? ये अपने अंदर ये गैस वो हीट को एब्जॉर्व करके रखता है। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद, या फिर आप कह लो कि इसका एग्जैक्टली करता क्या है उस हीट के साथ, तो ये उस हीट को
अपने सराउंडिंग में यानी आसपास में क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है बाद में, जिसके कारण क्या होता है, जो हीट को अर्थ से बैक कर जाना चाहिए था वो बैक ना कर कर अर्थ पे ही रह जाता है। अगर ये फिनोमेना हो रहा है तो ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, इसका मतलब सही है, ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के कारनामे के कारण जो है वो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका जो कॉम्पोजिशन है एयर में वो चेंज हो गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जितना प्रेजेंट था अब बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो ये वाला जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया वो भी बढ़ गया है, जिसके कारण क्या होगा कि हीट जो है वो ज़्यादा ही होने लगेगा हमारा अर्थ। इस फिनोमेना, ये जो गैसेस जो ये काम कर रहा है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कुछ यहाँ पे गैसेस का मैंने नाम लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा, यही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपका CH4 यानी कि मीथेन है, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको, और उसके बाद है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। सबसे ज़्यादा इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, तो याद रहे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका है यहाँ पे मीथेन का, उसके बाद आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। अच्छा, यहाँ पे वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हो कि वो लिटिल अमाउंट, बहुत ही मतलब माइनर सा ग्रीन हाउस गैस है वो, ठीक है, इतना समझो आप वाटर वेपर को और ओजोन को। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आपका इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका इफेक्ट, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जो है वो सबसे बड़ा है, वो है आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्या है भैया, नाइट्रोजन साइकिल जब मैं पढ़ाया हूँ तो वहाँ पे एसिड रेन को एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाकर उसको अच्छे से देखें, समझे एसिड रेन किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि इससे आपका इफेक्ट क्या होगा। तो प्लांट में इसका इफेक्ट क्या होता है, प्लांट में इसका इफेक्ट क्या होगा उसको थोड़ा सा समझिए कि जो आपका प्लांट रहेगा उसके अंदर एक क्लोरोसिस करके एक डिजीज आप कह सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होने वाला था रिलीज, जिसको क्लोरोफिल हम लोग कह रहे हैं, वो चीज रिलीज नहीं हो पाएगा ज्यादा अमाउंट में, जिससे क्या होगा कि जो पत्ता है उसका कलर या फिर जो भी चीज हरा होने वाला था वो चीज पूरी तरीके से हरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी येलो कलर का लीव हो जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसके कारण, ये भी आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज ये जो एसिड रेन है वो आखिरकार गिरेगा कहाँ, तो भाई आकर सॉइल पे गिरेगा, जिसके कारण सॉइल का फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के अलावा जो है वो एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कुछ ऐसा मैटर है जो कि बहुत ही छोटा, एकदम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि वो एयर में घुल मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका एरोसोल है, डस्ट पार्टिकल है, और उसके बाद स्मोक है, सूट है और फ्लाई ऐश है। ये वो सारा एग्जाम्पल्स है। SPM कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं भैया, SPM कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके, ये वो चीज है जो क्या करता है भाई, ये वो चीज है जो कि एयर में मिल जाता है, ओके, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा होता है। ओके, आप एक बार बुक को रीड करना, वहां पे आपको और भी कुछ डेटा मिलेगा जिसको एक बार जस्ट आपको रीड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, ये SPM के कारण और भी जो हमारा यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण क्या होगा, लंग डिजीजेज होगा। जब हम लोग सांस लेंगे तो उसके थ्रू जो है वो क्या होगा, ये चीज अंदर चला जाएगा, जिसके कारण लंग डिजीज होगा, ठीक है। कॉमन सा चीज है, ये आपको पता ही है। अच्छा, एसिड रेन के कारण एनिमल में क्या हो सकता है भैया, तो एनिमल में ये हो सकता है एसिड रेन के कारण कि ये जो है एसिड रेन जब वाटर बॉडी में जाएगा, यानी मान लो बड़ा सा तालाब है या बड़ा सा आप कह लो रिवर है, वहां जब जाएगा तो वो उस वाटर के कॉम्पोजिशन को, यानी वाटर में जो चीज़ होना चाहिए उसके अलावा भी कुछ चीज़ आ गया है, यानी ये जो एसिड रेन है वो एक तरीके से पोल्यूशन का काम कर रहा है उसके लिए। तो उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, या फ्लोरा हो या फौना हो, यानी कि या तो आपका पेड़ पौधे हो या फिर जो जानवर है वो हो, कोई भी हो वाटर के अंदर, उसके लाइफ को ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। ओके, इसके साथ साथ जो है वो स्किन डिजीज भी एनिमल में हो सकता है, क्योंकि ये एसिड रेन है इसीलिए। तो ये रहा सारा आपका एयर पोल्यूशन के बारे में। ओके, आई होप कि आपको एयर पोल्यूशन के बारे में समझ आया हो, हालांकि आपको एयर पोल्यूशन पहले से ही पता है कि किस चीज़ को कहते हैं और किस तरीके से एयर पोल्यूशन वगैरह होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन के अंदर। वाटर पोल्यूशन में समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि वाटर पोल्यूशन किसको कहेंगे, तो जो वाटर का जो हमारा कॉम्पोजिशन है, यानी कि नेचुरली जो वाटर है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज, कुछ ऐसा पोल्यूटेंट उसमें मिल गया है, जिसके कारण क्या हो गया है, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो गया है। एज वेल एज अब वो वाटर हमारे यूज करने के लायक क्या हो गया,
नहीं रह गया यूज़ करने के लायक, तो वो क्या हो गया, बेसिकली उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, अब ये वाटर पोल्यूशन होता क्यों है, हालांकि आपको पता है वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, फैक्ट्री से जो कचरा है वो सारा वाटर में डाल दिया जा रहा है, तो इसके कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और भी कारण से उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउजेज के अंदर जो एक यहाँ पे कॉज है वो क्या है, वो है एग्रीकल्चर रन ऑफ। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ किसको कहते हैं भाई, तो देखो जब आपका लैंड में कोई भी चीज़ लगाया जाता है, कोई चीज़ उगाया जा रहा है, तो बहुत सारा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़मीन जो है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो पाए और जो भी चीज़ इस पे लगा हुआ है वो चीज़ अच्छे से उग पाए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो जब यहाँ पे एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब कि जब ये सारा धुल कर, ये ऊपर का जितना मिट्टी है ये सारा धुल कर पानी में यानी वाटर बॉडी में जाकर मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सॉइल ही नहीं मिलेगा बल्कि सॉइल के साथ जितना भी केमिकल था वो सारा भी कहाँ जाएगा, वाटर बॉडी में चला जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, वाटर बॉडी में एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ आ गया है, जिसके कारण वाटर का कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है और वो ऐसा वाटर बन जा रहा है जिसको हम लोग यूज़ में नहीं ला सकते हैं। ओके, तो इसके कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। बढ़िया, इसके बाद और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका डिजीजेज वगैरह इससे रिलेटेड क्या है। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो आपका कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारा डिजीजेज क्या है आपका वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। ध्यान में रखना है, अगर आपका मैच द कॉलम या MCQ वगैरह में आता है तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा। ओके, बढ़िया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा आप समझिए। वो टर्म क्या है, वो है आपका यूट्रोफिकेशन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में बोला जाता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन ये क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक बार। यूट्रोफिकेशन सिंपली ये है कि वाटर बॉडी में क्या होता है, किसी किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है ना, अब वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस हो जाता है, बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो फॉस्फेट और नाइट्रेट होता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अलगी वगैरह जो है वो क्या होता है, अलगी वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है। अलगी वगैरह वहाँ पे रिप्रोड्यूस होकर और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अलगी वगैरह वहाँ पे हो जाता है। ओके, और अलग अलग एक्वाटिक प्लांट भी वहाँ पे होने लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि यूट्रोफिकेशन क्या है, तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली फॉस्फेट और नाइट्रेट का जो अमाउंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण अलगी का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है और बाकी जो एक्वाटिक प्लांट है उसका भी ग्रोथ बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि जब मान लो कुछ समय बाद, एक एग्जांपल के तरीके से अगर समझे, तो कुछ समय बाद वो प्लांट जो है वो अगर डेड हो जाता है तो वो क्या करेगा, मतलब वो एक फालतू सामान की तरह जाकर क्या होगा, जिसको हम लोग सिल्ट कहते हैं, वाटर के बेसमेंट में जाकर, यानी कि ये जो आप रिवर या पॉन्ड कुछ भी देख रहे हो उसके बेस में जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसके कारण वाटर का जो गहराई है वो कम होता चला जाएगा और वाटर का गहराई कम होने के कारण वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये कुछ इश्यूज है जो कि आपका यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है। यूट्रोफिकेशन है क्या वो मैंने आपको बता दिया, यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड क्या इशू हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, ये आपका था वाटर पोल्यूशन के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके नेक्स्ट हम लोगों का है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है इसको समझिए। सॉइल पोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर के यूज़ करने से हो सकता है। ओके, तो फर्टिलाइज़र जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए तो ठीक है, वो जो है वो फर्टिलाइज़ कर दे रहा है, फर्टिलाइज़ करने के कारण प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है, बट एट लास्ट अगर हम लोग देखें तो इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो ये सॉइल पोल्यूशन का बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी केमिकल्स है, जैसे कि पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड। ये क्या होता है पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड जो है वो कीड़ा वगैरह को मारने के लिए किस में डाला जाता है, जो फार्मिंग लैंड होता है जिसमें कोई चीज़ उगाया जा रहा है उसमें डाला जाता है, ताकि इसमें कोई उल्टा सीधा जो है वो छोटा छोटा कीड़ा होता है जिसके कारण अनाज वो खा जाता है, उस कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। एज वेल एज आपका हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या है, तो मान लेते हैं कि हम लोग जो है वो आपका पैडी का क्रॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन क्या हो गया कि पैडी के अलावा और भी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स है जो वहाँ पे उगने लगते हैं, तो उन छोटे प्लांट्स को हम लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं हटा तो जो न्यूट्रिशन पूरा का पूरा हमें पैडी को मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन पैडी और ये जो अनवांटेड प्लांट्स है उसमें शेयर हो जाएगा। तो
शेयर ना हो इसके लिए हमें इस प्लांट्स को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक और तरीके का केमिकल का यूज़ करते हैं जिसको हर्बिसाइड कहते हैं। ओके, तो ये जो केमिकल यूज़ हो रहा है अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था, इंसेक्ट्स था और अनवांटेड प्लांट्स था। लेकिन उसके अलावा भी तो सॉइल में और भी बहुत कुछ है, जैसे अर्थवॉर्म है और भी अलग अलग इंसेक्ट्स है जो कि आपका सही चीज़ है, जो कि आपका बेनिफिशियल है, राइट। लेकिन वो सारा भी क्या होगा, इन सब केमिकल्स के कारण मर जाएगा, जिसके कारण भी सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। ओके, बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा सॉइल पोल्यूशन का। तो एक तो ये कि सॉइल पोल्यूशन के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या हो सकता है भाई, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बहुत तरीके का आपका डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि आपका स्किन कैंसर हो गया या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपका सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगेन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो एक तो मैंने आपको यूट्रोफिकेशन बोला था, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि वाटर में जो है वो स्पेशल कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट्स, उसका अमाउंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण अलगी का ग्रोथ और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स का ग्रोथ अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। दूसरा ये जो अभी मैं बता रहा हूँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है थोड़ा सा इसको समझिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, कुछ ऐसा केमिकल्स होता है जो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जिसका बढ़ते चला जाता है फूड चेन के कारण। इसको थोड़ा सा समझिए, बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ इसको समझाने के लिए। मान लीजिए कि कुछ अमाउंट ऑफ डीडीटी जो है वो स्प्रे किया गया, यानी कि यूज़ किया गया सॉइल में, ठीक है। डीडीटी का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, इसको ध्यान में रखना, अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए तो आप वहाँ पे लिख पाओ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए डीडीटी जो है वो स्प्रे कर दिया गया। अब कुछ इंसेक्ट है छोटा छोटा, वो क्या किया, मान लेते हैं जो बुक में जैसे दिया वो एग्जैक्टली वैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्स अमाउंट ऑफ डीडीटी वो क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। कोई इंसेक्ट है, एक्स अमाउंट ऑफ डीडीटी खा लेता है। अब हो क्या रहा है कि उस इंसेक्ट को, अब फूड चेन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उस इंसेक्ट को कोई दूसरा चीज़ जो है वो खाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो जो इंसेक्ट है उसको क्या कर रहा है, फ्रॉग जो है वो उस इंसेक्ट को खा ले रहा है। तो फ्रॉग तो एक इंसेक्ट खाएगा नहीं, मान लो फ्रॉग जो है वो 4 इंसेक्ट खा जा रहा है। तो फ्रॉग जब 4 इंसेक्ट खाया तो फ्रॉग के अंदर कितना डीडीटी हो गया, 4x अमाउंट ऑफ डीडीटी फ्रॉग के अंदर हो गया। अब ये जो पूरा फूड चेन चल रहा है इसमें फ्रॉग को भी कोई ना कोई खाएगा। तो मान लेते हैं फ्रॉग को जो है वो स्नेक खा रहा है। तो एक स्नेक है जो कि क्या किया, 2 फ्रॉग को खा गया। क्योंकि 2 फ्रॉग को खाया तो अब स्नेक के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीडीटी हो गया, तो भाई 8x अमाउंट ऑफ डीडीटी प्रेजेंट हो गया। अब इसी स्नेक को मान लेते हैं कि इस स्नेक को किसने खा लिया भाई, तो इसी स्नेक को एक ईगल खा लेता है, ठीक है। अब एक स्नेक के अंदर 8x ऑफ डीडीटी प्रेजेंट था, ईगल जो है वो क्या कर रहा है, 2 स्नेक खा रहा है, तो इसके अंदर 16x ऑफ डीडीटी आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि एक छोटा सा x अमाउंट से फूड चेन में जब ये इंटर किया तो ईगल तक पहुंचते पहुंचते ये 16 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये जब देखो, ये x अमाउंट में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को खिला दिया जाए तो उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर उसको 16 गुना ज़्यादा वही चीज़ खिला दिया जाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो ये ऐसी हानिकारक चीज़ है, ऊपर से इसको जितना अमाउंट थोड़ा सा अगर खाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जितना मान लो 1 ग्राम अगर खा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज़ प्रॉब्लम देने वाला है। उसी चीज़ को अब 1 ग्राम की जगह 16 ग्राम खिला दो तो प्रॉब्लम तो होगा। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में अब ये जो कुछ आपका सब्सटेंस है, कुछ जो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये क्या है, परसिस्टेंट, यानी कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये फूड चेन में हमारा इंटर कर रहा है और फूड चेन में इंटर करने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ओके, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये लिखा हुआ है कि जो बर्ड है उसका जो एग होता है, एग शेल, यानी कि जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर जो शेल होता है, वो शेल इसके कारण क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ओके,
ये एक आपका दिया हुआ है बुक में। तो ये हो गया सॉइल पोल्यूशन, आपका फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। ज़्यादा कुछ ये लेंदी है नहीं, एकदम ईजी सा है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है भाई, तो ऐसा आवाज़ जो कि हमारे लिए अनप्लीजेंट हो, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा हो और ज़बरदस्ती का बज रहा हो, जैसे कि हॉर्न बजाए जा रहे हो, एरोप्लेन अगर आपका उड़ रहा है तो उससे आवाज़ आ रहा है, और भी बहुत सारा आसपास आप देखते हो, कोई मशीन घर में यूज़ हो रहा है तो उससे आवाज़ आ रहा है। ये सारा चीज़ जिससे अननेसेसरी साउंड क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन का जो इफेक्ट है आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से बता दोगे कि नॉइज़ पोल्यूशन किस किस चीज़ के कारण होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट क्या हो सकता है, सबसे पहला चीज़ जो है वो तो हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा कि आपका हेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि सुनने में दिक्कत होगा। अगर आप मान लेते हैं बहुत टाइम यानी मान लो 5-6 साल तक अगर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन वाले जगह पे आप रह रहे हो, तो धीरे धीरे आपका जो हेयरिंग वाला जो सेंस है वो कम होता चला जाएगा और आपको सुनने में फिर प्रॉब्लम होगा। इसी तरीके से जो हार्ट है यानी जो आपका दिल है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये सारा प्रॉब्लम्स है जो कि नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़िया, चैप्टर बहुत ही इजी सा था। अगर आप देखो तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉल्ट पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन है, और इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। हमने ऑलरेडी ये सब क्लास 5-6 में पढ़ रखा है, लेकिन इसको वापस से रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। 2 टर्म इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, वो एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, यूट्रोफिकेशन एंड उसके अलावा जो है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी पोल्यूशन मैंने बताया है उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको आपको ध्यान रखना है। एक बार आप बुक रीड करना तो शायद आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा वहाँ मिले। ओके, इसके अलावा आप ग्रीन हाउस गैसेज जो आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कहाँ से एमिट हो रहा है, यानी किस जगह से ये हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारा चीज़ को जो बर्न करते हैं उससे जो धुआं निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है, मीथेन अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं तो उससे मीथेन रिलीज होता है। CFC को अगर हम लोग देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो एयर कंडीशनर हो गया, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो हो गया, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका रिलीज होता है नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर जो है उससे, ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल वगैरह है उन सबसे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, तो बेसिकली यही था चैप्टर हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और अच्छे से इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना आप बुक से। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आप एक बार उसको हल्का सा देख लेना, ताकि जब वो क्लास आए तो जब मैं पढ़ाऊँ आपको अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।